हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का जो अपना कंटिन्यू टॉपिक चला था एंजाइम मॉडल्स, उसका नेक्स्ट मॉडल पढ़ेंगे। क्या नाम है उसका? मॉलिक्यूलर एसिमेट्री एंड प्रोकैरिलिटी। कि मॉलिक्यूलर एसिमेट्री का मतलब कि अपने कैसे मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करते हैं, उसके अंदर सिमेट्री कैसे नहीं आती है, ठीक है, अनइक्वल अमाउंट्स कैसे बनते हैं। प्रोकैरिलिटी ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वो अभी आगे अपने को कंटिन्यू करेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले एसिमेट्रिक सिंथेसिस। एसिमेट्रिक सिंथेसिस क्या होता है? अ केमिकल रिएक्शन इन विच one or more new element of chirality are formed in substrate molecule and which produces the stereoisomeric product in unequal amount। मतलब एक मान लो हमने एक केमिकल रिएक्शन ली, प्रोसीड करवा रहे अपने एक सीक्वेंस को, उसमें क्या लिया अपनों ने? एलिमेंट्स ऑफ कायरलिटी कि अपने कौन कौन से जैसे अपने एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री पढ़े थे वैसे ही एलिमेंट्स ऑफ कायरलिटी होते हैं, ठीक है। तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में बनता है वो, जिससे क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है वो कायरल बनता है। कायरल जो मैंने बताया था आपको कि अलग अलग होते हैं, या तो अगर उसके डिफरेंट साइड हो, ठीक है, अगर एक ले रहे हैं वो चारों के चारों उसके जो जिसके साथ वो ग्रुप या एटम जुड़े हैं वो डिफरेंट होता है, वो मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल होगा। जैसे कि कार्बन है वो कायरल सेंटर होगा, ठीक है। उस तरह से सबस्ट्रेट में कायरलिटी होती है और वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट। मतलब इनैंशियोमर, डायस्टीरियोमर। अच्छा, इनैंशियोमर क्या होता है? इनैंशियोमर होता है कि आपके पास मिरर इमेज प्रेजेंट हो बट वो सुपर इम्पोज ना हो एक दूसरे पर, ठीक है। और डायस्टीरियोमर क्या होता है? उसमें ना तो वो सुपर इम्पोज होती है ना ही वो मिरर इमेज होती है एक दूसरे की, ठीक है। अब इसमें क्या फ़र्क पड़ा कि अब देखो जो अपनों ने सबस्ट्रेट लिया उससे मॉलिक्यूल्स तो अपने को वही जो अपने को प्रोडक्ट मिलना था सेम वही मिले, उसी अमाउंट में मिले, ठीक है। और डायस्टीरियोमर और स्टीरियोआइसोमेरिक का मतलब क्या होता है कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बस उनकी बॉन्डिंग अलग अलग होती है, उनका स्पेशल अरेंजमेंट अलग अलग होता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि स्टीरियोआइसोमेरिक प्रोडक्ट इन अनइक्वल अमाउंट। अनइक्वल मतलब अगर एक मान लो इनैंशियोमर बन रहा है तो इनैंशियोमर में भी दोनों में से कोई तो स्टेबल ज़्यादा होगा, ठीक है। डायस्टीरियोमर बनते हैं तो दो भी उन दोनों में से एक तो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो उस तरह से जो ज़्यादा स्टेबल है वो ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, जो कम है वो कम में अमाउंट में बनेगा, इस तरह से बनेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के जो सिंथेसिस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक सिंथेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है इसमें प्रोकैरिलिटी। अच्छा, प्रोकैरिलिटी के ना अब एक तो नॉर्मल से जो इसमें डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, अब एक अपने आगे पढ़ेंगे एक पिक्चर के साथ कि कैसे प्रोकैरिलिटी को डिफाइन किया जाता है। जैसे कि अब इसमें है कि व्हेन ए टेट्राहेड्रल कार्बन कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम ए कायरल टू कायरल सेंटर बाय चेंजिंग ओनली वन ऑफ इट्स अटैच ग्रुप। देखो कि इसमें क्या किया कि एक टेट्राहेड्रल कार्बन लिया, जैसे कि कार्बन है, कार्बन के साथ अपनों ने क्या किया, ज्वाइन किया हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और दो हाइड्रोजन, मान लो दो हाइड्रोजन है और एक ड्यूटेरियम है और एक क्लोरीन है, ठीक है। अब मेरे पास ये कार्बन है ना, अभी एक कायरल कार्बन है क्योंकि इसके चारों के चारों डिफरेंट नहीं है, उसके साथ एक जो हाइड्रोजन दो जुड़े हुए हैं उसकी वजह से वो एक कायरल है। तो अब इसको कायरल सेंटर कैसे बनाएं? तो मैंने एक हाइड्रोजन को हटा के वहाँ पे मान लो मैंने कुछ फ्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन अपने पास लगा होता है, या फिर ब्रोमीन लगा दिया या फिर कुछ और लगा दिया मैंने, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, जो कि चारों के चारों इनके ग्रुप्स हैं उस कार्बन एटम के साथ जुड़े हुए हैं, वो क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। और अब जाके जो वो कार्बन था वो कौन सा सेंटर बन गया, कायरल सेंटर बन गया। और प्रोकैरिलिटी का कंसेप्ट किसने दिया था? हैंसन ने दिया था 1966 में। नेक्स्ट है बायोकेमिकल रिएक्शंस आर स्टीरियोस्पेसिफिकली कैटलाइज्ड बाय एंजाइम एंड एसिमेट्रिक सिंथेसिस अकर एविडेंटली इन नेचर, ठीक है। एसिमेट्रिक सिंथेसिस आर यूनिडायरेक्शनल। अब इसको देखो कि इसने क्या क्या कि बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें जो एंजाइम्स होते हैं, जो अपने क्योंकि अपने एंजाइम के मॉडल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, एंजाइम कैसे कैसे वर्क करते हैं, अब तक ये पढ़ चुके हैं कि एंजाइम क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं और कैसे करते हैं स्टीरियो स्पेसिफिकली। अब देखो ऊपर एक आयरल वाला अपनों ने पढ़ा, उसमें क्या किया कि आपको दो इनैंशियोमेरिक पेयर, मतलब एक इनैंशियोमेरिक पेयर मिला, पेयर में मतलब दो होते हैं,
दोनों में से अब वो एंजाइम ना स्पेसिफिकली मतलब उनमें से एक के साथ ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट करेगा और एक को ज़्यादा अच्छे से कैटालाइज करेगा, ठीक है। और उसके बाद अब देखो वो करेगा तो दोनों को ही, और दोनों से अपने को अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे, बट एक को ज़्यादा अच्छे से कैटालाइज करेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ कि दोनों के दोनों अपनों को अलग अलग, जैसे उनकी मॉलिक्यूलर जो बॉन्डिंग थी, स्पेशल अरेंजमेंट उनका अलग था, बस बाकी उनका सब कुछ सेम था, ठीक है। अब फिर भी ना एंजाइम्स ने क्या किया, स्टीरियो स्पेसिफिकली, ठीक है, दोनों को कैटालाइज किया, दो अलग अलग प्रोडक्ट बने, ठीक है। तो अब दो अलग अलग प्रोडक्ट बने अलग अलग क्वांटिटी में, तो उसको क्या बोला, एसिमेट्रिक सिंथेसिस बोला। अब नेक्स्ट इसमें कि एसिमेट्रिक सिंथेसिस है ना, वो बहुत मात्रा में, जैसे नेचर में बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, ठीक है। और एसिमेट्रिक सिंथेसिस क्या है, इसमें यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शन मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है, वो बैक नहीं आता। नेक्स्ट है इसमें, therefore natural products are generally optically active as they form by कैटालिटिक एक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल एंजाइम्स। मतलब जो नेचुरल प्रोडक्ट्स, देखो ऊपर क्या कहा कि जो एसिमेट्रिक सिंथेसिस है ना, वो क्या होता है, नेचर में बहुत ही ज़्यादा, जैसे हिंदी में देखो इसमें कि प्रकृति में प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। अब वो तो मिल गया, अभी नेचुरल प्रोडक्ट्स इसीलिए क्या होते हैं, एक तो यूनिडायरेक्शनल होता है ना एसिमेट्रिक सिंथेसिस, इसीलिए जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिविटी क्योंकि इनमें कायरलिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। कायरलिटी होना या फिर पीओ कोई भी सिमेट्री एलिमेंट्स नहीं होना, वो क्या करते हैं, ऑप्टिकली एक्टिविटी को दिखाते हैं। और अब इसमें क्या कहा कि एक तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि वो जो 3D एंजाइम्स होते हैं, 3 डायमेंशनल एंजाइम होते हैं, उनकी कैटालिटिक एक्शन से बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, बायोकेमिकल सबस्ट्रेट है प्रोकायरल सेंटर। प्रोकायरल सेंटर मतलब जो भी बायोकेमिकल सबस्ट्रेट अपने ले रहे हैं रिएक्शंस के लिए, उनमें प्रोकायरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं। अब देखो ये जो फोटो है, जो मैंने पिक्चर इसमें ऐड की है साथ में, उसको देखो अच्छे से। अब देखो मैंने ना ये एक ग्रुप लिया, ठीक है। अब इसमें क्या किया कि बायोकेमिकल सबस्ट्रेट, अब मेरे पास एक ये बायोकेमिकल सबस्ट्रेट है। अब इसके अंदर प्रोकायरल सेंटर जो ये बीच में है ना, जो sp3 जो मैंने अभी रेड मार्क किया है, ये क्या है, प्रोकायरल सेंटर बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा, अभी देखो नेक्स्ट इसमें देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ग्रुप को हटाया, ए ग्रुप को हटा के यहाँ पे मैंने एक्स ऐड कर दिया, ठीक है। एक्स ऐड किया, फिर मैंने बी को हटाया, फिर मैंने बी की जगह एक्स ऐड किया, तो इन दोनों की ना मिरर इमेज बन रही है। देखो आप देखोगे ना तो बिल्कुल एग्जैक्ट मिरर इमेज एक दूसरे की बन रही है, और जिनकी मिरर इमेज होती है वो क्या होते हैं, इनएंशियोमर होते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोकायरल सेंटर। प्रोकायरलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर अपने एक स्पेसिफिक में एक ग्रुप के साथ, ठीक है, अलग अलग को चेंज करके देखें और अपने को कुछ ना कुछ या तो डायस्टीरियोमर मिल रहा है या फिर इनएंशियोमर मिल रहा है, तो वो जो सेंटर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, प्रोकायरल सेंटर होगा अपने पास। चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। प्रोकायरल सेंटर आप समझ चुके हैं। प्रोकायरलिटी ऑफ एंजाइम डिसाइड कोर्स ऑफ रिएक्शन। अच्छा प्रोकायरलिटी, अब देखो ये जो ऊपर अभी मैंने बताया था, तो अब उसमें क्या था, प्रोकायरल सेंटर था। अब कैसे एंजाइम एंजाइम आएंगे कैटालिस्ट की तरह, ठीक है। अब एंजाइम, मान लो ये एक एंजाइम था, अब कौन सी साइड किसके साथ रिएक्शन करेगी, ठीक है, ये इसकी प्रोकायरलिटी ही शो करेगी। अब नेक्स्ट है ऑक्सटन इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, इसको ध्यान रखना। ये आपके 2 मार्क्स वाले में आ सकता है क्वेश्चन, या फिर बड़े वाले में आ सकता है कि आप इसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। इसमें क्या है, ये एक स्पेसिफिक बिहेवियर है। पहली बात तो ये अलग अलग जो प्रोकायरल मॉलिक्यूल्स हैं ये शो करते हैं। कैसे होता है ये, कि अकॉर्डिंग टू विच फॉर एन एंजाइम टू एसिमेट्रिकली एक्ट अपॉन अ सिमेट्रिक सबस्ट्रेट इट शुड बाइंड दिस सबस्ट्रेट एट लीस्ट 3 points, ओनली देन स्टीरियो सिलेक्टिव रिकॉग्निशन और सिंथेसिस इज पॉसिबल। अब इसमें क्या कहा गया कि जब एंजाइम है,
ठीक है। एक एंजाइम है, वो क्या कर रहा है, एक सिमेट्रिक सबस्ट्रेट के साथ एसिमेट्रिकली एक्ट कर रहा है। ठीक है, सिमेट्रिक मतलब अपनों ने जो सबस्ट्रेट लिया वो एक सिमेट्रिक सबस्ट्रेट है, मतलब अपने पास उसके बाद सिमेट्री मिल रही है। ठीक है, इक्वल अमाउंट में है। अब मैंने एंजाइम लेके आई, तो एंजाइम ने क्या किया, क्योंकि एंजाइम अपने पास अब एसिमेट्रिकली एक्ट करेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें प्रोकैरिलिटी होगी, तो प्रोकैरिलिटी होने के कारण उसके अंदर या तो इनैंशियोमर होंगे या फिर कुछ डायस्टीरियोमर्स होंगे। उन दोनों में से एक पेयर होगा, उन दोनों में से भी कौन सा एक्ट कर रहा है, ठीक है, वो देखा जाएगा। तो अब इसमें देखो, इट शुड बाइंड दिस सबस्ट्रेट एट लिस्ट 3 पॉइंट्स है कि देखो कम से कम 3 पॉइंट पे तो ये क्या करना चाहिए, सबस्ट्रेट के साथ बंधना चाहिए। और अगर वो बंधेगा ना इस तरह से, तभी स्टीरियो सिलेक्टिव रिकॉग्निशन और सिंथेसिस और इज पॉसिबल। कि स्टीरियो सिलेक्टिविटी, अब देखो एक इसमें पॉइंट आपने प्रीवियस में भी पढ़ा होगा स्टीरियो केमिस्ट्री में, कि एक तो होता है स्टीरियो सिलेक्टिव, एक होता है स्टीरियो स्पेसिफिक। ठीक है, सिलेक्टिव में मतलब जो मोस्ट स्टेबल होता है ना, उसी के साथ एंजाइम रिएक्ट करता है। ठीक है, और स्पेसिफिक में वो क्या करता है, वो सभी के साथ रिएक्ट करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो अब इसमें बोला है कि अगर वो कम से कम 3 पॉइंट से बाइंड हो रहा है, तभी वो स्टीरियो सिलेक्टिव रिकॉग्निशन कर सकता है, उसकी पहचान कर सकता है, और उसकी आगे सिंथेसिस या बनना उसका पॉसिबल हो सकता है। अब इसका एग्जांपल इस पे, ये जो मैंने फोटो रख रखी है, इससे देखो, देखो जैसे ना ये क्या है, नीचे वाला एक एंजाइम है। ठीक है, ये ध्यान रखना, एंजाइम है, और इसके ऊपर ए बी, ए डैश बी डैश और सी डैश, ये 3 पॉइंट्स बने हुए हैं, और अपने को 3 ऊपर क्या दिए हुए हैं, सबस्ट्रेट दे रखे हैं। अब एक देखो, एक तो ये एक के साथ रिएक्ट करेगा, एक ये करेगा 3 के साथ रिएक्ट, सी के साथ रिएक्ट, बी के साथ क्यों नहीं करेगा, सेकंड वाले के साथ, क्योंकि अगर सेकंड वाले के साथ रिएक्ट करने के लिए ये जो बाइंडिंग है ना, ये नहीं हो पाएगी। बी के साथ बी की बाइंडिंग हो जाएगी, बट यहाँ पे ए की जगह सी डैश, ये ऐसे बाइंडिंग नहीं होगी, इसके साथ बाइंडिंग नहीं होगी, बल्कि इसके साथ और इसके साथ हो जाएगी बाइंडिंग। इसीलिए इसमें क्या होता है, प्रोकैरिलिटी को शो किया जाता है कि अब देखो इसके अंदर कम से कम 3 पॉइंट से ये बाइंड, अब जो चौथा है, ये ऊपर वाला है डी या फिर इसका ए है, इसके साथ बाइंड हो या नहीं हो, ठीक है, चलेगा। बट यहाँ पे तीनों में जब इक्वल बाइंडिंग हो रही है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, आपको स्टीरियो सिलेक्टिव रिकॉग्निशन हो गया कि अपने को सिर्फ इस टाइप के पॉइंट्स चाहिए, तभी आगे रिएक्शन प्रोसीड हो पाएगी। ये ध्यान रखना आप। अब जैसे ये तो आपने देखा कि इस तरह से होगा यहाँ पे कि बाइंडिंग होनी ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए आपको रिकॉग्निशन हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी में कि प्रोकैरिलिटी वाला और जो अपने ऑक्सटोन इफेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसी के अंडर में एक और पॉइंट ये है कि देखो, व्हेन टू सिमिलर सबस्ट्रेट रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एल्डोज टू गिव फ्रक्टोज डाइस फॉस्फेट, द HS रेदर देन HR इज एक्सचेंज विद वाटर। देखो ये एक रिएक्शन हो रही है, ठीक है, जिसमें अपनों ने वाटर एक सॉल्वेंट है, ठीक है, और दो अपने पास दो एक जैसे बिल्कुल सिमिलर सबस्ट्रेट लिए हैं, उनको क्या किया, एल्डोज एंजाइम के साथ अपनों ने रिएक्ट करवाया। ठीक है, ये नीचे वाला एग्जाम्पल इस ऊपर वाली लाइन का नहीं है, ये ध्यान रखना, कहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाओ कि ये जो नीचे फोटो डाली हुई है, ये ऊपर वाली जो मैं अभी समझा रही हूँ उसका नहीं है, ये इसके बाद वाली लाइन का है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो कि जो इन्होंने क्या किया कि एंजाइम लिया है कौन सा, एल्डोज, और दो सिमिलर सबस्ट्रेट लिए, बनाना क्या है अपने को, फ्रक्टोज डाइसफॉस्फेट बनाना है। ठीक है, अब एक में देखो दो सबस्ट्रेट है, एक को मैंने नाम दिया HS और एक को दिया HR। जैसे कि ये सबस्ट्रेट, एक सबस्ट्रेट है जो S से जिसकी कॉन्फ़िगरेशन S है, और एक का क्या है R और S को आप समझ सकते हो, रेक्टस और सिनिस्टर, जो क्लॉकवाइज रोटेट करता है, जो S है जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ठीक है, उनका जो प्रोटॉन था यानी कि हाइड्रोजन है, उसको मैंने एक को नाम दिया HS, एक को दिया HR। तो उनमें से अगर मेरे को ये बनाना है, क्या बनाना है, फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट, तो इसमें HR होगा ना, वो वाटर के साथ एक्सचेंज होगा बजाय HS के। तो इस प्रोसेस को, ये एक बिहेवियर होता है, और ये जो इफेक्ट
इस बिहेवियर को बताता कौन है? ऑक्सटर्न इफेक्ट है। जो ऊपर वाला ये फोटो वाला अपने एंजाइम का जो मॉडल सा पड़ा था, ये भी ऑक्सटर्न इफेक्ट को ही दर्शाता है। अब देखो, क्योंकि अपने ये क्या पढ़ रहे हैं? ऑक्सटर्न इफेक्ट है। अब जो ये एग्जाम्पल है, ये भी ऑक्सटर्न इफेक्ट का ही एग्जाम्पल है आगे, ठीक है, कि कैसे ये शो करता है। अब इसमें देखो, आपको एक R आइसोमर दे रखा है, एक आपको दे रखा है NAD+, और इससे क्या बन रहा है? NAD2H बन रहा है, ठीक है। अब इन दिस रिएक्शन इथेनॉल इज लेबल बाय ड्यूटेरियम वो। अब इसमें देखो क्या बताना चाह रहा है। अगर मैंने यहाँ पे डी की जगह, ड्यूटेरियम की जगह अगर मैंने हाइड्रोजन ही लगा दिया होता, तो मेरे को कैसे पता चलता कि कौन से वाला हाइड्रोजन आगे मूव कर रहा है या आगे एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो मैंने एक हाइड्रोजन की बजाय वहाँ पे ड्यूटेरियम लगा दिया। इथेनॉल है ना, ये ध्यान रखना, CH3CO, इधर OH है, और फिर H, चाहे CH2 वाला ले लो या फिर H या D लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। तो अब देखो, मैंने यहाँ पे ड्यूटेरियम लगा दिया। अब मेरे को NAD+ के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है, और इसको मेरे को चेक करना है कि कैसे, कौन सा, ये हाइड्रोजन जा रहा है या फिर ड्यूटेरियम जा रहा है, ठीक है। तो जब मैंने इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड किया, तो मैंने ये देखा कि जब NAD2H बन रहा है, तो इसमें D का यानी कि ड्यूटेरियम का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब कि जो बाहर वाला है, बाहर वाला एटम है, वो उसके साथ NAD+ के साथ एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब इस लाइन को देखो, पढ़ो कि इन दिस रिएक्शन इथेनॉल इज लेबल बाय ड्यूटेरियम was used to prove that proton attached to C1 of alcohol is transferred to C4 of 3-acetamide अमाइडोपेरिडीनियम रिंग ऑफ NAD+ कोएंजाइम। अच्छा, ये क्या है? एक कोएंजाइम है। NAD+ एक कोएंजाइम है, ठीक है। कोएंजाइम का मतलब एक तो होता है एंजाइम, एक होता है कोएंजाइम। कोएंजाइम जो एंजाइम के अलावा भी उसकी जैसे काम करे और अपने को यूज़ हो रिएक्शन में, ठीक है। हेयर सबस्ट्रेट एंड कोएंजाइम आर हेल्ड ऑन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स। अब देखो, ये सबस्ट्रेट है जो अपनों ने इथेनॉल लिया, और कोएंजाइम, ठीक है। अब इन दोनों की रिएक्शन कहाँ पे प्रोसीड होगी? जो ये रिएक्शन हो रही है वो कहाँ प्रोसीड होगी? एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स। कि एंजाइम है और उसकी कोई भी एक एक्टिव साइट है, वहाँ पे ये दोनों जाके रिएक्ट करेंगे, और यहाँ पे ड्यूटेरियम का एक्सचेंज पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ये आपका था ऑक्सटर्न इफेक्ट का एक एग्जाम्पल। इस पूरे में आपको प्रोकैरियोटिक का थोड़ा ध्यान रखना है। सेकंड, आपको एसिमेट्रिक सिंथेसिस क्या होता है इसकी डेफिनेशन ध्यान रखनी है। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें क्या है? ऑक्सटर्न इफेक्ट। ऑक्सटर्न इफेक्ट यही दिखाता है कि अगर अपने पास दो एक जैसे मॉलिक्यूल या एटम प्रेजेंट है, तो उनमें से कौन सा ज़्यादा रिएक्ट करेगा, कौन सा ज़्यादा प्रेफरेबली रिएक्ट करेगा, बस उसके बिहेवियर को दर्शाता है। कौन सा इफेक्ट? ऑक्सटर्न इफेक्ट। सो थैंक यू फॉर द टुडे। मिलते हैं अगले टॉपिक में।